चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लिखा हुआ विद विच कंट्री इज द रोमानोव एसोसिएटेड। ध्यान से समझना, विद विच कंट्री पूछा क्या गया है भैया, कंट्री और फिर रोमानोवा एसोसिएटेड। बोले जो रोमानोवा है वो कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ भैया फ्रांस, जर्मनी, रशिया और इटली। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सी मतलब हो गया रशिया। सी मतलब क्या हो गया भैया, रशिया। ठीक है जी, सी मतलब हो गया आपके पास रशिया। कैसे करके याद रख सकते हो, आर से रोमानोवा, आर से रशिया, ऐसे भी याद कर सकते हैं। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ द रोमानोव डायनेस्टी। अच्छा कोई ये डायनेस्टी है। द रोमानोव डायनेस्टी वॉज द लास्ट इम्पीरियल डायनेस्टी टू रूल रशिया। अच्छा जी, ठीक है। बोला हुआ जो रोमानोव जो डायनेस्टी है ये कौन सी डायनेस्टी है भैया, ये लास्ट इम्पीरियल डायनेस्टी है टू रूल रशिया। दे केम टू पावर इन 1613 एंड वेंट ऑन रूलिंग रशिया फॉर नेक्स्ट 3 centuries। सम इम्पॉर्टेंट मोनार्क टू रूल अंडर डायनेस्टी वर, वो कौन कौन से थे इनका नाम देख लेना। पीटर द ग्रेट, कैथरीन द ग्रेट, अलेक्जेंडर फर्स्ट और निकोलस सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एट विच प्लेस द पीस कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ध्यान से समझना किसके बारे में बात करी गई है, पीस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी। तो आंसर है भैया इसका पेरिस। तो इसको भी आप उसी तरीके से याद रख सकते हो, पीस से पीस कॉन्फ्रेंस और पीस से पेरिस। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंपल है ये भी। कैसे करके, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द पीस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट पेरिस। ठीक है, द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस वॉज द फॉर्मल मीटिंग इन 1919 एंड 1920 ऑफ द विक्टोरियस एलाइज आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू सेट अ पीस टर्म्स फॉर द डिफीटेड सेंट्रल पावर्स। नेक्स्ट देखते हैं 33। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ वाटरलू। ध्यान से समझो, क्या पूछा हुआ, साल पूछा हुआ आपसे, बैटल ऑफ वाटरलू। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ वाटरलू टेक प्लेस। ऑप्शन में क्या क्या है, 1804, 1807, 1813 और 1815। तो आंसर है इसका डी 1815। आंसर क्या है इसका डी 1815। तो बैटल ऑफ वाटरलू याद रखना, इसके मैं यहाँ पे नीचे भी लिख देता हूँ 1815 1815। थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो लिखा हुआ है द बैटल ऑफ वाटरलू टुक प्लेस ऑन 18 जून 1815। याद रखना भैया 18 जून 1815। किस किस के बीच में हुई थी, नेपोलियन, फ्रेंच आर्मी। बैटल ऑफ वाटरलू पूछ लिया किस किस के बीच में हुई थी तो बता देना, नेपोलियन, फ्रेंच आर्मी एंड अ कोएलिशन लेड बाय ड्यूक ऑफ वेलिंगटन एंड मार्शल ब्लूचर। ठीक है, वाटरलू याद रखोगे, बैटल ऑफ वाटरलू 1815 याद रखना और 18 जून 1815। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी, नेपोलियन, फ्रेंच आर्मी और जो कोएलिशन लेड बाय ड्यूक ऑफ वेलिंगटन एंड मार्शल ब्लूचर। द बैटल एंडेड द फ्रेंच अटेम्प्ट्स टू डोमिनेट यूरोप एंड डिस्ट्रॉयड नेपोलियंस इंपीरियल पावर फॉर एवर। ठीक है, तो बैटल ऑफ वाटरलू किससे याद रखोगे भैया, नेपोलियन, फ्रेंच आर्मी। ठीक है, नेपोलियन से दिमाग में बैटल ऑफ वाटरलू 1815 आना चाहिए। फिर 34 में क्या है, 34 में है नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। नादिर शाह ने इंडिया इन्वेड कब किया था, तो 1398, 1756, 1739 और 1761। तो करेक्ट आंसर इसका है 1739। याद रखना 1739। पढ़ लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है, नादिर शाह वॉज द रूलर ऑफ ईरान। ध्यान से समझो, जब आप नादिर शाह देख रहे हो और इन्वेडेड इंडिया की बात आ रही है तो दिमाग में 1739 आना चाहिए। ठीक है, नादिर शाह ने क्या करा, जो रूलर कहाँ का था भैया, ईरान का था, एंड द फाउंडर ऑफ
अफसारिद डायनेस्टी, ये भी याद रखना, नादिर शाह से दिमाग में अफसारिद डायनेस्टी भी आना चाहिए, ठीक है। पूछ लिया अगर कि भैया अफसारिद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो बता सकते हो ना नादिर शाह। अब पूछ लिया कि भैया नादिर शाह ने भारत में इन्वेड कब किया था, तो 1739 याद रखना। ही इन्वेडेड नॉर्थन इंडिया इन 1739, ठीक है। आगे, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सकल क्या है, सकलोत्तरन पर्थनाथ, क्या है, सकलोतारा पथनाथ, सकलोतारा पथनाथ, खतरनाक नाम है, सकलोतारा पथनाथ, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्ता। ध्यान से समझना, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सकलोतरात पथनाथ। ऑप्शन में क्या है भैया, अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्ता मौर्य और समुद्रगुप्ता। तो आंसर है इसका हर्षवर्धन, याद रखना। आंसर क्या है, हर्षवर्धन, याद रहेगा। आंसर क्या है, हर्षवर्धन। तो थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हर्षवर्धन द लास्ट रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, ये भी याद रखो। हर्षवर्धन कौन थे भैया, ये लास्ट रूलर थे। कौन सी डायनेस्टी के थे, तो बोल देना पुष्यभूति डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी के थे, पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज, इनको इस नाम से भी जानते थे, सकलोतरापथनाथ, जो भी है, मीन्स लॉर्ड ऑफ एंटायर नदन कंट्री, ठीक है। फिर 36 में क्या है, टू विच डायनेस्टी डिड गौतमीपुत्र सतकर्णी बिलोंग्स। बोल रहे कि भैया कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कौन, गौतमीपुत्र सतकर्णी। पूछ रहे कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो एक है सातवाना, आपको दिया हुआ है चोला, परमार और गुर्जर प्रतिहार, याद रखना। आंसर क्या है भैया इसका, सातवाहना। क्या आंसर है, सातवाहना, याद रहेगा। देखते क्या लिखा हुआ है, गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी बिलोंग्स टू द सातवाहना डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं भैया, सातवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। पूछ लिया गया कि भैया ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे सातवाहना डायनेस्टी के, तो बता दोगे गौतमीपुत्र सतकर्णी। इट्स नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। ही इज डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास, पहलवास एंड यवनास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। क्या पूछा हुआ, रॉन्गली मैच्ड। कुछ पेयर्स दिए हुए उसमें से पूछा हुआ इनमें से रॉन्गली मैच्ड कौन से पेयर्स हैं। प्रयाग प्रद शास्ती, अच्छा प्रयाग प्रद शास्ती हरिसेन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन। भितारी इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन सेकेंड। धौली इंस्क्रिप्शन अशोका। तो आंसर है इसका भैया सी। आंसर क्या है इसका, सी कौन सा है, ये आंसर इसका सी है, जो रॉन्गली मैच्ड है। मतलब भितारी इंस्क्रिप्शन का पुलकेशन सेकंड नहीं है, कहने का मतलब। लेकिन आंसर यहाँ पर यही है क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा हुआ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भितारी इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट भितारी ऑफ गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। भितारी इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है भैया, भितारी पर है। और ये भितारी कहाँ पर है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। डिस्क्राइब द एंसेस्टर ऑफ सकंद गुप्ता, ठीक है। किसके एंसेस्टर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, सकंद गुप्ता के एंसेस्टर के बारे में डिसाइड कर रहे हैं। अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज अचीवमेंट्स, ठीक है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू पुलकेशिन सेकेंड। अदर्स सही हैं, जैसे प्रयाग प्रदस शास्त्री के लिए हरिसेन, ये सही है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस के लिए रुद्रदमन, ये ठीक है। धौली इंस्क्रिप्शन के लिए अशोका, ये भी ठीक है।
फिर 38, आफ्टर किलिंग होम पुष्यमित्रा सुंगा, आफ्टर किलिंग होम पुष्यमित्रा सुंगा फाउंडेड सुंगा डायनेस्टी। किसको किल करने के बाद पुष्यमित्रा सुंगा ने क्या करा था, फाउंड करी थी कौन सी, सुंगा डायनेस्टी। ऑप्शन में दिया हो कुणाल, संप्रति, दशरथ और बृहदर्थ। तो आंसर है इसका डी, बृहदर्थ। तो क्या लिखा हुआ पढ़ के देखते हैं। पुष्यमित्रा सुंगा वॉज जनरल ऑफ द लास्ट मौर्य किंग। पुष्यमित्रा सुंगा कौन थे भैया, जनरल थे। किसके जनरल, मौर्य किंग के, लास्ट मौर्य किंग के जनरल कौन थे, पुष्यमित्रा सुंगा थे। बृहदर्थ, ही किल्ड बृहदर्थ ड्यूरिंग अ मिलिट्री परेड। इन्होंने क्या कर दिया था, बृहदर्थ को किल्ड कर दिया था, किसमें, एक मिलिट्री परेड के टाइम पर। एंड एस्टैब्लिश सुंगा डायनेस्टी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो सुंगा डायनेस्टी है उसको एस्टैब्लिश किसने किया था, तो पुष्यमित्रा सुंगा, याद रखना। 185 to 186 BC। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अब कुछ पेयर दिए हुए उसमें से पूछा, इसमें से बताओ करेक्टली मैच्ड कौन से पेयर है। ऐसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1192 AD, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1576 AD, बैटल ऑफ चंदावर 1194 AD, तैमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया 1378 AD। तो आंसर है इसका, क्या पूछा आपसे, करेक्टली मैच्ड पूछा हुआ है। आंसर है इसका ये बैटल ऑफ चंदावार, बैटल ऑफ चंदावार। ठीक है, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ बैटल ऑफ चंदावार वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद ऑफ गौरी एंड जयचंद ऑफ कन्नौज गंधवाल डायनेस्टी। कब, 1194 पर। तो बैटल ऑफ जो चंदावार थी वो कब लड़ी गई, 1194 पर लड़ी गई। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावार किस किस के बीच में लड़ी गई थी, तो याद रखना मोहम्मद ऑफ गौर और जयचंद कन्नौज के बीच में, गंधवाल डायनेस्टी। कब, 1194 पर। हैंस इट इज़ करेक्टली मैच्ड। whereas correct here related to other events in the question are as follows। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, 1191 AD पर, याद रखना। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ, 1191 AD। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1556 AD पर। और तैमूर इन्वेजन इंडिया पर 1398 AD, 1398। ठीक है, ऐसे करके आगे। नेक्स्ट है फेजेंडा। फेजेंडा इज नोन एज, ऑप्शन में दिया हुआ फील्ड्स ऑफ शुगर केन, फील्ड्स ऑफ कॉटन, कॉफ़ी प्लांटेशन और फ्रूट गार्डन्स। तो फेजेंडा याद रखना, आंसर है कॉफ़ी प्लांटेशन। फेजेंडा याद रहेगा। फेजेंडा किससे दिमाग में आएगा, कॉफ़ी प्लांटेशन से। तो क्या लिखा हुआ, लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन इज ब्राज़ील इज नोन एज फेजेंडा। समझ में आ गया। लार्ज कॉफ़ी का जो प्लांटेशन कहाँ पर भैया, ब्राज़ील पर जो होता है उसको हम किससे ना जानते हैं, फेजेंडा के नाम से जानते हैं। फेजेंडा इज़ द पुर्तगीज़ वर्ड फॉर फार्म। ठीक है, तो फेजेंडा क्या है, पुर्तगीज़ वर्ड है, किसके लिए इस्तेमाल होता है, फार्म के लिए इस्तेमाल होता है। फेजेंडा वर ओरिजिनली एस्टैब्लिश टू ग्रो शुगर केन फॉर शुगर रिफाइनमेंट एंड क्या ये कैच का डिस्टिलेशन। हाउएवर बाय 19th century फेजेंडा वर रीटोल्ड टू प्रोड्यूस्ड कॉफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट है डार्लिंग डार्लिंग क्या है भैया, क्या वो कैनाल है, सिटी है, लेक है या फिर रिवर है। तो पढ़ के देखते हैं। द डार्लिंग रिवर इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑस्ट्रेलिया। जो डार्लिंग रिवर है वो क्या है, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, कहाँ पर भैया, ऑस्ट्रेलिया पर। इट ओरिजिनेट इन द नॉर्थन साउथ वेल्स एट जॉइंस मुरे रिवर एट वेंटवर्थ। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, नदर्न न्यू साउथ वेल्स से, और ज्वाइन कहाँ पर होती है, मुर्रे रिवर वेंटवर्थ न्यू साउथ वेल्स में। अलॉन्ग विद मुर्रे रिवर इट मेक्स लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग इज ऑल्सो अ लेक इन USA। तो
तो इसलिए क्या था, दिस क्वेश्चन वॉज डिलीटेड, ये क्वेश्चन कमीशन ने डिलीट कर दिया था, क्योंकि एक चीज़ तो आप ये रखो कि जो डार्लिंग रिवर है वो थर्ड लार्जेस्ट रिवर है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया पर, तो रिवर भी है ऑप्शन में, लेकिन साथ साथ डार्लिंग क्या है, एक लेक भी है कहाँ पर, यूएसए में। डार्लिंग क्या है, एक लेक भी है कहाँ पर, यूएसए में। तो ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया था कमीशन ने, लेकिन समझ गए ना इसको। 42 पर ध्यान देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पूछा हुआ कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इसमें से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेनफॉल इन समर सीजन, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इन विंटर सीजन ओनली, अ डेफिनाइट वेट एंड ड्राई सीजन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आंसर है भैया इसका क्या, बी। आंसर है इसका बी, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो कैसे याद रखोगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जब दिमाग में आएगा तो याद रखना रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। पढ़ के देखते क्या लिखा हुआ, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हॉट मॉइस्ट बायोम वियर रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर। ध्यान से समझो, जो आपके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, मॉइस्ट बायोम, और वहाँ पे जो रेनफॉल होती है पूरे साल भर होती है, थ्रू आउट द ईयर। अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर, हाई एवरेज टेम्परेचर रहेगा वहाँ पे, न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, डेंस कैनोपीज ऑफ वेजिटेशन, ये 3 डिफरेंट लेयर्स, एंड हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी। आगे 43, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना। पूछा गया है कि चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। तो आंसर इसका है ए। आंसर क्या है इसका, ए। ए मतलब यांग जे, जिसको हम यांग टेसे किंग के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में और क्या था, होंग हू था, वे हू था, और सिकाइगा था। तो आंसर क्या है इसका, ए। याद रखना, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो स्टार्ट किससे हो रही है, वाई से हो रही है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, यांग्स, YANGTZE, यांग्स। यांग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना। ये लॉन्गेस्ट रिवर है भैया कहाँ की, चाइना की। अप्रोक्सीमेट लेंथ इसकी 6300 किलोमीटर्स है। इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, भी यही है, यांग्स। एंड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, आफ्टर द अमेजोन और नाइल रिवर के बाद जो थर्ड नंबर आता है वो इसी का ही आता है, यांग्स। और एशिया में भी ये सबसे लॉन्गेस्ट है, और चाइना की तो लॉन्गेस्ट है ही। कितनी इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ है, तो 6300 याद रखना। 44 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ये आसान है, इसका आंसर भूटान होता है। ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट याद रखना, आसान आंसर भूटान। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ था लैंड ऑफ थंडरबोल्ट में। नेपाल दिया हुआ था आपको, श्रीलंका दिया हुआ था, बांग्लादेश था, और क्या था, भूटान था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, भूटान हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ भूटान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। भूटान को हम किस नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं, ड्यू टू वायलेंट एंड लार्ज थंडर स्ट्रॉम दैट फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज एंड एक्सटेंड टू द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। भूटान इज ट्रेडिशनली कॉल्ड एज डर्क्यूल। ठीक है, तो डर्क्यूल याद रखना किसको बोला जाता था, भूटान को बोला जाता था, और ये लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। 45 में, द फार नदर्न आइलैंड ऑफ जापान इज, द फार नदर्न आइलैंड ऑफ जापान इज। ऑप्शन में है क्यूशू, शिकोकू, होकाइडू या होन्सू। तो आंसर है भैया इसका क्या, आंसर है इसका होकाइडू। कौन सा, थर्ड वाला है इसका आंसर। कौन सा है भैया, थर्ड वाला है। क्या है, फार नदर्न आइलैंड ऑफ जापान इज, याद रखना होकाइडू। होकाइडू याद रहेगा। तो होकाइडू इज द नॉट नदर्न मोस्ट ऑफ द 4 मेन आइलैंड ऑफ जापान। इट इज ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान आफ्टर होन्सू आइलैंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। 46 में याद रखो, द कॉज ऑफ विंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर इज। ध्यान से इस चीज को समझो, कॉज ऑफ विंड, द कॉज ऑफ विंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। कारण क्या है उसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रोटेशन ऑफ द अर्थ है, टेम्परेचर है, या फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है।
तो आंसर इसका आ जाएगा रोटेशन ऑफ द अर्थ। याद रखना, द कॉज ऑफ विंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, आंसर क्या है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस सर्कुलेटिंग एयर डिफ्लेक्ट towards left in the southern hemisphere and towards right in the northern hemisphere. This deflection is known as Coriolis effect। क्या बोलते हैं हम इसको, Coriolis effect के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर 47 सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज, नियरेस्ट प्लैनेट, अर्थ से सबसे ज़्यादा नियरेस्ट प्लैनेट कौन है, आंसर में दिया हुआ भैया वीनस, मार्स, मरकरी या जुपिटर। क्या पूछा हुआ इसमें, मैंने टिक कर दिया था, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे क्या था जो पूछा गया आपसे कि बताओ नियरेस्ट प्लैनेट, अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट कौन है भैया, अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट कौन है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, वीनस दिया हुआ, मार्स दिया हुआ है, मरकरी है और जुपिटर है। पढ़ के देखते हैं। दो वीनस इज क्लोज टू द प्लैनेट टू अर्थ, हाउएवर समटाइम्स कम क्लोजर टू द अर्थ and becomes closest to the planet to earth in its course of 2 revolution around sun। however this question was deleted by the commission। अच्छा जी, तुम करा होगा पता नहीं। 48 में देख लेते हैं, तो 48 को देखते हैं। 48 में क्या है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड आउटसाइड एशियन कॉन्टिनेंट। हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछा गया इन द वर्ल्ड, कहाँ पर भैया, वर्ल्ड में, और ये बोला कि आउटसाइड एशियन कॉन्टिनेंट इज माउंट लॉगोन, माउंट एल्ब्रस, माउंट एकॉन कागुआ, माउंट कालीमंजारो। तो आंसर है भैया इसका सी, माउंट एकोनकागुआ। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड आउटसाइड एशियन कॉन्टिनेंट इज माउंट एकोनगुआ। कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है, एंडीज, विद द हाइट ऑफ 6962 मीटर। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक बताना है जो आउटसाइड है एशियन कॉन्टिनेंट से, नाम याद रखना माउंट एकोनगुआ। और यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी हाइट याद रख लेना 6962, कहाँ पर था, अर्जेंटीना एंडीज में। 49 में द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ये तो बहुत सिंपल है, हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, विक्टोरिया फॉल दिया हुआ था, एंजल फॉल दिया हुआ था, नाइग्रा फॉल दिया हुआ था और तुगेला फॉल दिया हुआ था। तो आंसर इसका क्या है भैया, एंजल फॉल। क्या है, एंजल फॉल ऑल्सो नोन एज सेल्टो एंजल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है, कैनिमिया नेशनल पार्क में, ध्यान से समझना। एंजल फॉल को किस नाम से आप जानते हो, सेल्टो एंजल के नाम से भी जानते हो, जो सिचुएटेड कहाँ पर है, कैनिमिया नेशनल पार्क वेनेजुला में। इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट वाटरफॉल विद एन इंटरसेप्टेड ड्रॉप एट अ हाइट ऑफ 697 मीटर्स। ठीक है, नोट, टुगेला ये डी वाला है, 947 मीटर इज द सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पहला एंजल से याद रखना, पहला ए है और तुगेला उसके बाद है 947। ठीक है, 50 पे क्या लिखा हुआ, द फिशिंग एरिया ऑफ नदन सी इन यूरोप इज नोन एज। फिशिंग एरिया कहाँ पर भी है, नदन सी पर, किस नाम से आप नदन सी इन यूरोप, उसको आप किस नाम से जानते हो। ऑप्शन में दानिश बैंक के नाम से जानते हो, स्कैंडिनेवियन बैंक के नाम से जानते हो, ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हो, या डॉगर बैंक के नाम से जानते हो। जो फिशिंग एरिया है नदन सी का, कहाँ पर भैया, यूरोप में, हम उसे किस नाम से जानते हैं, क्या हम उसे डैनिश बैंक के नाम से जानते हैं, स्कैंडिनेवियन बैंक के नाम से जानते हैं, ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसे डॉगर बैंक के नाम से जानते हैं। आंसर क्या है भैया इसका, आंसर है इसका भैया डी, डॉगर बैंक। किस नाम से हम जानते हैं, हम इसको डॉगर बैंक के नाम से जानते हैं। कौन सा, डॉगर बैंक। द डॉगर बैंक इज द लार्जेस्ट सैंड बैंक इन द नॉर्थ सी। याद रखना, जो डॉगर बैंक है वो क्या है भैया, लार्जेस्ट सैंड बैंक है। कहाँ पर भैया, नॉर्थ सी पर। इट इज़ अ मेजर फिशिंग ग्राउंड बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ कोल्ड लेब्राडोर करंट एंड वार्म गल्फ स्टीम।
The mixing of these waters lifts nutrition to the surface, thus creating favorable condition for fish. ठीक है, आगे सांबर लेक इज लोकेटेड, सांबर लेक कहाँ पर है, बहुत आसान है इसका आंसर, राजस्थान में। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पूछ रहे कि भैया सांबर लेक कहाँ पर लोकेटेड है, क्या राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश। तो आंसर है इसका ए, राजस्थान, ए राजस्थान। क्या लिखा हुआ, द सांबर सॉल्ट लेक इन इज इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। इट इज़ लोकेटेड इन द सांबर लेक टाउन, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, आगे गांधी सागर डैम इज़ अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है भैया, जो गांधी सागर डैम है वो किसका पार्ट है, क्या वो कोसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, क्या वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट का पार्ट है, क्या वो चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है, या फिर वो भागरा नागल डैम का पार्ट है। आंसर इसका याद रखना, गांधी से चंबल याद रख लेना, चंबल प्रोजेक्ट, सी इसका आंसर है। ठीक है, गांधी सागर डैम इज़ अ पार्ट ऑफ द चंबल प्रोजेक्ट, किसका पार्ट है, गांधी सागर डैम किसका पार्ट है, चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है। इट इज़ वन ऑफ द 4 मेजर डैम्स बिल्ड ऑन द चंबल रिवर। गांधी सागर डैम इज़ लोकेटेड इन द मांडसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है जी। अदर मेजर डैम्स जो चंबल रिवर में है वो राणा प्रताप सागर डैम है, जवाहर सागर डैम है और कोटा बैराज है। तो फिर से देख लेना, जो गांधी सागर डैम है वो किसका पार्ट है, क्या वो कोसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, क्या वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट का पार्ट है, क्या वो चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है, या फिर वो भागरा नागल डैम का पार्ट है। तो बोला हुआ गांधी सागर डैम किसका पार्ट है, याद रखना चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसको आप GC से भी याद रख सकते हो। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द 4 मेजर डैम्स है वहाँ पर जो चंबल रिवर में बने हुए। तो उसमें से गांधी सागर की लोकेशन देख लो, मांडसौर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश। और जो और मेजर डैम है वो कौन सा है जो चंबल में बने हुए, एक है राणा प्रताप सागर डैम है, जवाहर सागर डैम है और कोटा बैराज है। ठीक है जी। 53 पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल या फिर सैंडी लोम सॉइल। ध्यान से समझना, बोल रहे इनमें से सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी है, सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी है, ध्यान से समझना। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट फर्टाइल सॉइल, क्या वो लेटराइट सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है या फिर वो सैंडी लोम सॉइल है। तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। आंसर है भैया इसका आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन एलुवियल सॉइल आर मोस्ट फर्टाइल सॉइल। कौन सी वाली होती है भैया, एलुवियल सॉइल जो होती है वो सबसे फर्टाइल सॉइल है। कहाँ पर, भारत में। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एलुवियल एंड सेडिमेंट्स कैरिड बाय द रिवर्स एंड सीज वेव्स ओवर मैनी ईयर्स विच मेक्स दिस सॉइल वेरी फर्टाइल। ठीक है, तो आंसर टिक कर लो भैया। आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आपके पास आ गया कौन सा, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपका आंसर हो गया, कौन सा, एलुवियल सॉइल। ठीक है, 53 कर लिया हमने। अब आगे पहुँचते हैं 54 पर। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। ध्यान से देखना, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी पूछा हुआ आपसे, भारत की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से। ऑप्शन में दिया पुदुचेरी, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, अब तो मर्ज हो ही गई, लक्षद्वीप। तो आंसर क्या है इसका भैया, लक्षद्वीप है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद एन एरिया ऑफ 32 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया इसका 32 किलोमीटर स्क्वायर है। लक्षद्वीप का एक और क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया था, उसको भी ध्यान में रख लेना। 55 इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन बिटवीन। ये भी बहुत सिंपल है, मुंबई है, अहमदाबाद, यही है इसका आंसर। मुंबई होना नहीं है, मुंबई नागपुर भी नहीं है, दिल्ली कोलकाता भी नहीं है। आंसर इसका बहुत आसान है, मुंबई एंड अहमदाबाद, साबरमती। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, साबरमती। इट इज़ 508 लॉन्ग हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। कितना है, 508 किलोमीटर, याद रखना, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्टेड बाय द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। पूछ लिया कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
NHSRCL, NHSRCL याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, हाईलाइट कर दो इसको, NHSRCL याद रखना। क्या है ये है तुम्हारे पास नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। कहाँ से है भैया, तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट याद रखना। कंस्ट्रक्शन किस किस के बीच में हो रहा है भैया, मुंबई और अहमदाबाद, साबरमती से याद रखोगे, ठीक है। 56 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, क्या पूछा हुआ भैया आपसे, ओल्डेस्ट पूछा हुआ कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है भैया भारत में। ऑप्शन में दिया हुआ भैया सतपुरा, विंध्याचल, अरावली, गारो एंड खासी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, आंसर इसका है भैया अरावली। आंसर क्या है इसका, अरावली, याद रहेगा, आंसर क्या है अरावली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, आंसर याद रखना अरावली। द अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। सॉरी, इट इज अ टाइप ऑफ अ ओल्ड रग्ड फोल्डेड माउंटेन। कैसा माउंटेन है, रग्ड फोल्डेड माउंटेन है, विच एक्सटेंडेड टू हरियाणा, राजस्थान। अरावली आपको कहाँ को देखने को मिल रहेगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। और जो इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसको हम गुरु शिखर वो बोलते हैं, ये भी याद रख लेना, ठीक है। कैसे कैसे करके याद रखोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज याद रखना, अरावली याद रखोगे, अरावली से गुरु शिखर याद रखना, ये रग्ड फोल्ड माउंटेन भी याद कर लेना इसी के साथ। एक्सटेंड कहाँ पर हो रहा है, तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ठीक है। 57 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑयल रिफाइनरी, इज नॉट एन लिखा हुआ, नॉट इज नॉट, ठीक है। पूछे कि कुछ ऑप्शन दिए हुए, इसमें से ऑयल रिफाइनरी कौन सी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम नहीं है। जामनगर, जमशेदपुर, दिग्बोई या बरूनी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑयल रिफाइनरी, आंसर इसका भैया क्या है, बी है, बी जमशेदपुर नहीं है। इसका मतलब जमशेदपुर सिचुएटेड इन झारखंड इज नॉट फेमस फॉर ऑयल रिफाइनरी, के लिए फेमस नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है किसका, आयरन स्टील इंडस्ट्री का, ठीक है। बाकी जामनगर भी है, दिग्बोई और बरौनी। According to the 2011 census, 2011 census, the population density of India is, क्या पूछा हुआ आपसे, 2011 सेंसस के हिसाब से भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 410, 325, 432 या 382। तो आंसर इसका याद रखना 382, क्या 382 लिखा हुआ क्या है। According to 2011 census, the population density of India is 382 person per square kilometer. 382 person per square kilometers. Population density is the concentration of individuals within a specific geographical area. ठीक है, According to 2011 census, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है भारत की वो कितना है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स। और पॉपुलेशन डेंसिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। फिर हम बात करते हैं किसकी, 59 की। 59 पर है, कीमोर इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर, क्या कीमोर कहाँ पर है भैया, एमपी मध्य प्रदेश में। किस चीज़ के लिए फेमस है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, पेपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए या ऑटोमोबाइल के लिए। ध्यान से इस चीज़ को समझना, कीमोर कहाँ पर है भैया, जो मध्य प्रदेश में, किसके लिए फेमस है, सीमेंट के लिए है, क्या वो पेपर के लिए है, क्या वो एल्यूमिनियम के लिए है, क्या वो ऑटोमोबाइल के लिए। तो कीमोर और जो केमोर हम बोलते हैं ये कहाँ पर है, कतनी डिस्ट्रिक्ट पर है। कहाँ पर है, कतनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, याद रखना कहाँ पर है, कतनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन है, मेनली फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। तो कीमोर याद रखना काय के लिए फेमस है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। कीमोर जो मध्य प्रदेश में, और किस लिए फेमस है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। कीमोर और केमोर इन कटनी डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन एंड मेनली फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। सपुतारा हिल स्टेशन
सपुतरा, सतपुरा हिल्स वो बोलते हैं इसको, सपुतरा नहीं है, सतपुरा हिल्स है, ठीक है। तो जो सतपुरा हिल्स स्टेशन लाइज इन, कहाँ पर करता है भैया, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या फिर मध्य प्रदेश में। तो आंसर है इसका भैया सी, मध्य प्रदेश। सतपुरा हिल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, सतपुरा हिल्स स्टेशन इज लोकेटेड इन डांग डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डांग डिस्ट्रिक्ट। और कहाँ पर, गुजरात में। सतपुरा हिल्स याद रखना, लोकेशन डांग डिस्ट्रिक्ट, गुजरात याद रखना। इट इज़ लोकेटेड ऑन अ प्लेट्यू इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इट इज़ प्रॉबली गुजरात ओनली हिल स्टेशन, ठीक है। सतपुरा हिल्स याद रखना। स्टेशन कहाँ पर दिखेगा भैया, क्या झारखंड में, नहीं। महाराष्ट्र में, नहीं। कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है भैया, गुजरात में, ठीक है। एक और कर लें, बांदीपुर टाइगर रिजर्व लाइज इन। पूछा गया कि भैया जो आपके पास जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, क्या बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर आता है, क्या वो जम्मू एंड कश्मीर में है, क्या वो कर्नाटका में है, क्या वो मध्य प्रदेश में है, क्या वो उत्तर प्रदेश में है। तो आंसर इसका याद रखना, आंसर है भैया इसका क्या है, कर्नाटका। आंसर इसका याद रखना, आंसर क्या है इसका, कर्नाटका। क्या है, कर्नाटका। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन 2 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न कर्नाटका, नेमली मैसूर और चमार, क्या है ये, चमारा जानगर, ठीक है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका ध्यान में रखना, और सदर्न कर्नाटका नेमली इसके 2 डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना, सिचुएटेड इन 2 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट मैसूर और चमारा जानगर। फिर एक और देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज लार्जली बेस्ड ऑन, किसके बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात हो रही है, किस पे बेस्ड है, द रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू कमेटी रिपोर्ट, द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन, द डेलिब्रेशन ऑफ द 3 राउंड टेबल्स, और बोथ बी एंड सी। इसमें स्टार लगा हुआ, देखते हैं क्यों लगा हुआ, पढ़ के देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज लार्जली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन स्टैट्यूटरी कमेटी, पॉपुलरली नोन एज साइमन कमीशन, ठीक है। किसके बेस पर थी, साइमन कमीशन के बेस पर थी, ठीक है। वाइल पेपर इशूड आफ्टर द डिस्कशन एट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच गेव डिटेल ऑफ द वर्किंग बेसिस ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट एंड लोथेन रिपोर्ट विच डिटरमाइंड इलेक्टोरल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। Also, Nehru report influenced the government of India in 1935. However, the commission has deleted the question. अच्छा, ये भी डिलीट कर दिया था कमीशन, ठीक है। और क्या था, चलो एक ये भी कर लेते हैं, लास्ट है 63 देख लेते हैं। Which charter was called as germ, out of which subsequent Anglo-Indian codes were developed? ऑप्शन में क्या है, चार्टर ऑफ 1600, चार्टर ऑफ 1609, चार्टर ऑफ 1639, चार्टर ऑफ 1666। तो चार्टर ऑफ 1600 AD, आंसर कौन सा है इसका, ए। विच चार्टर वॉज कॉल्ड एज जर्म ऑफ विच सब्सिक्वेंट एंग्लो इंडियन कोड्स वर डेवलप्ड, तो यह चार्टर ऑफ 1600, चार्टर ऑफ 1600। तो क्या है, चार्टर ऑफ 1600 AD वॉज कॉल्ड एज जर्म बाय एल्बर्ट। किसने कहा था, किसके द्वारा कहा गया, एल्बर्ट के द्वारा कहा गया। ही सेड इट इज़ अ जर्म आउट ऑफ विच द एंग्लो इंडियन कोड्स वर अल्टीमेटली डेवलप्ड, as the subsequent interpretation of the provision of the charter provides the basis for the East India Company of controlling and administrating territorial expansion of the company in India, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चलो ये भी देख लेते हैं 64। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मद्रास रेजेंसी वॉज रेज टू द स्टेटस ऑफ रेजिडेंसी। जो मद्रास एजेंसी थी उनको प्रेसिडेंसी का स्टेटस कौन से साल पर मिला, क्या 1639 पर मिला, 1639 पर कब मिला, क्या 1639 पर, या फिर 1665 पर, या फिर 1686 पर, या फिर 1687 पर। तो आंसर इसका बी है, आंसर इसका क्या है भाई, बी 1665, याद रखना क्या है आंसर, बी 1665। द स्टेटस ऑफ मद्रास एजेंसी वॉज रेज टू द स्टेटस ऑफ रेजिडेंसी, कब, 1665 पर। एक लास्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट मेयर कोर्ट इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1687। कैलकटा, मद्रास, बॉम्बे और पटना। आंसर इसका क्या है,
द चार्टर ऑफ 1687 इस्टेब्लिश फर्स्ट मेजर कोर्ट। तो ये भी याद रखो, चार्टर ऑफ 1687 याद रखना, किसके साथ? फर्स्ट मेजर कोर्ट के साथ। कहाँ पर? भारत में। और कहाँ पर हुआ था ये? मद्रास में। क्या है आंसर इसका? मद्रास। आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास, मतलब बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, बी। क्वेश्चन क्या था? द फर्स्ट मेयर कोर्ट इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन ईयर 1687। आंसर क्या है? मद्रास। एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी। तो लिखा हुआ यहाँ पर द चार्टर ऑफ 1687 स्टैब्लिश फर्स्ट मेजर कोर्ट ऑफ इंडिया एट मद्रास। इट वॉज ईस्ट इंडिया कंपनीज कोर्ट। किसका कोर्ट था? ईस्ट इंडिया कंपनीज कोर्ट था। हाउएवर बाय द चार्टर ऑफ 1726 मेजर कोर्ट वर स्टैब्लिश एट ऑल प्रेसिडेंसी टाउन एट मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे अंडर द डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ द क्राउन। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे 66 से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? 65 तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसका आंसर मद्रास था। द फर्स्ट मेयर कोर्ट इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1687, मद्रास।